हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है 9th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी की, थ्योरी वाली भी और एमसीक्यू वाली भी। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है 9th क्लास की एसएसटी के, आप उन दोनों प्ले लिस्टों पर क्लिक कर देख सकते हैं। थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्ले लिस्ट पर क्लिक करना और एमसीक्यू देखनी है तो एमसीक्यू वाली प्ले लिस्ट पर क्लिक करना। और मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त करा दी है, तो सबसे पहले आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी ही मिलेगी, उसके बाद आपको हिस्ट्री की वीडियोस खुल के आएंगी उसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की मोस्टली बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। अगर आपको इन प्लेलिस्टों में से कुछ भी देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ए है 1789 में, बी है 1889 में, सी है 1791 में, डी है 1766 में, 96 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, तो ये हुई थी 14 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, महल से हुई थी, किसी जेल से हुई थी, है ना, या फैक्ट्री से हुई थी? कहाँ से स्टार्ट हुई थी फ्रांस की क्रांति, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस बुर्बोन वंश का कौन सा शासक था? ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस तरह से है। ठीक है, बुर्बोन वंश का कौन सा शासक था? ठीक है, तो ए है लुई, ए है लुई 16 सॉरी 15 सॉरी 14, और बी है लुई 13, सी है लुई 16 और डी है लुई 17। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लुई 16 था उस समय। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर कितनी हो गई थी? ए है 2.4 करोड़, बी है 2.8 करोड़, सी है 2.6 करोड़, डी है 2.9 करोड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 2.8 करोड़। देखो, अगर आपने लाइन टू लाइन लाइन पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने आपको आपके एनसीईआरटी में से ही कराए हैं। ठीक है, वहीं अलग से नहीं बनाए हैं मैंने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस की क्रांति के समय सबसे अधिक टैक्स कौन सा वर्ग देता था? ए है पादरी वर्ग, बी है द्वितीय वर्ग, सी है तृतीय वर्ग और डी है प्रथम वर्ग। देखो, आपको पता ही है कि जो हमारा हमारे जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। कौन सा? प्रथम स्टेट में थे प्रथम स्टेट में थे पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में थे कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में थे अन्य लोग। ठीक है, तो जो टैक्स देते थे वो केवल और केवल तृतीय वर्ग वाले देते थे। ठीक है, ये भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तृतीय इधर होना चाहिए। तो तृतीय वर्ग के ही लोग देते थे, बाकी जो प्रथम वर्ग के पादरी थे वो भी नहीं देते थे। और द्वितीय वर्ग के कौन थे? द्वितीय वर्ग के कुलीन वर्ग थे, यानी कि बहुत ज्यादा रईस टाइप के लोग थे, खानदानी रईस, वो भी नहीं देते थे, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वो हमें बताना है। पहला है, यह कर चर्च द्वारा वसूला जाता था। दूसरा है, यह कर नेशनल असेंबली द्वारा वसूला आना चाहिए, ये गलत लिख दिया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये भी। यह कर नेशनल असेंबली वसूलती थी। तीसरा है, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और चौथा है, यह कर सीधा राजा वसूलता था। तो जो ताइद जो कर था उसके संबंध में कौन कौन सा सही है? उसके संबंध में सही है पहला, कि ये जो कर है वो कौन वसूलता था? चर्च वसूलता था, है ना। और तीसरा सही है कि ये जो कर है ये कैसा था? कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। ठीक है, नेशनल नेशनल असेंबली नहीं वसूलती थी और ना ही राजा वसूलता था। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब देखते हैं सही कौन सा है। पहला और तीसरा जो होगा वही सही होगा। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा दोनों सही है इसके संबंध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात किस बुक में की गई है? ऑप्शन है ए, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, बी है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मांटेस्क्यू ने लिखी है ये पुस्तक, सी है द सोशल
कॉन्टैक्ट ये लिखी है रूसो ने, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी में ये बताया गया है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बताया है मॉन्टेस्क्यू ने कि शक्तियों का जो विभाजन है, जो पूरे देश की शक्तियों का विभाजन है वो इन तीनों में किया जाना चाहिए, विधायिका में, ठीक है, यानी कि न्याय व्यवस्था, विधायिका में यानी कि जो कानून बनाते हैं, कानून कौन बनाते हैं, संसद, ठीक है, संसद में, कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही, और ये है न्यायपालिका यानी कि जो किसी भी चीज से रिलेटेड न्याय करते हैं, ठीक है, यानी कि न्यायाधीश, वकील, ये सब में सत्ता जो है विभाजित होनी चाहिए। और ये किस बुक में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, बुक किसकी है, मॉन्टेस्क्यू की है ना। और ये टू ट्रीटाइजेस वाली जो बुक है, इसमें ये जो बुक है ये लिखी है जॉन लॉक ने, और जॉन लॉक ने बताया है कि जो राजाओं ने इस तरह की भूमिका टाइप की बना रखी थी उस समय फ्रांस में, कि फ्रांस कैसा है कि जो राजा है वो क्या है, वो एक तरह से देवी देवता है ना। तो प्रजा को बिना उन पर क्वेश्चन उठाए, बिना उनसे सवाल जवाब करे उनकी हर बात को मानना चाहिए। तो उन्होंने, जॉन लॉक ने अपनी बुक में इसका खंडन किया है पूरी तरह से कि जो राजा है वो कोई भगवान टाइप का नहीं है, ठीक है, भगवान नहीं है, रानी कोई देवी नहीं है, उनके पास कोई देवीय शक्ति नहीं है। और अगर राजा आपके साथ कुछ भी गलत करता है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा करें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, ठीक है। और द सोशल कॉन्टैक्ट में बोला है रूसो ने कि जो समाज है वो कैसा होना चाहिए, वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि राजा को प्रजा से कनेक्ट होना चाहिए, राजा को प्रजा के बारे में सारी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए, और राजा को प्रजा की सारी बातें माननी चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से ये जो बुक है ये बताती है कि जो समाज है कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, किसी देश को लोकतांत्रिक होना चाहिए, ताकि वहां के लोगों के साथ कोई भी अत्याचार या शोषण ना हो सके। क्वेश्चन नंबर है 7, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के किस समाज ने सबसे अधिक भूमिका निभाई। ए है पादरी वर्ग, बी है कुलीन वर्ग, सी है तृतीय स्टेट के गरीब लोग, डी है तृतीय स्टेट के पढ़े लिखे व अमीर लोगों ने। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई, मेनली जो प्रॉब्लम थी, देखो पादरी वर्ग को नहीं थी क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना था, ना कुलीन वर्ग को थी, ना इनको टैक्स देना था। टैक्स किसको देना पड़ता था, वो देना पड़ता था तृतीय स्टेट के लोगों को, ठीक है। और जब क्रांति की बात आई तो क्रांति इन्होंने की थी, तृतीय स्टेट के पढ़े लिखे हुए अमीर लोगों ने की थी, ना कि गरीब लोगों ने, है ना। और अमीर लोगों ने करी थी इसलिए ही वहां पर क्या हुआ, जब क्रांति सफल हुई, है ना, जब संविधान वहां पर लागू हुआ, तो उस संविधान में केवल 25 साल के लड़के ही वोट डाल सकते थे, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और उसमें जो अमीर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास संपत्ति थी, वही वोट डाल सकते थे, है ना। जब तृतीय स्टेट के लोगों, अगर सारे ही लोग क्रांति में हिस्सा लेते, सारे लोग क्रांति करते, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता है, कुछ को नहीं। जैसे कि तृतीय स्टेट के कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था क्रांति होने के बाद भी, ठीक है। और फिर जब बाद में उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, जो गरीब लोग थे उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, और जब जैकोबिन क्लब जैसे क्लब बने और रोबेस्पियर जब शासन सत्ता में आया, तो उन्होंने इन गरीब लोगों को भी, जो तीसरे स्टेट के जो गरीब लोग थे, उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया, ठीक है। और ये जो वोट डालने का अधिकार है ये बहुत लंबा नहीं चला, ठीक है। जैसे ही रोबेस्पियर की सरकार गई तो धीरे 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 इन गरीब लोगों का हक काट दिया गया, और दोबारा से केवल इन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार रहा। तो अपने अधिकार के लिए आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपकी तरफ से बोलने के लिए, ना भगवान आएंगे, ना कोई फरिश्ते आएंगे, ना कोई आएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी चीज से तो आपको अपनी बात स्वयं रखनी आनी चाहिए, घर में भी, समाज में भी, और राजा के सामने भी, ठीक है, देश के सामने भी, सिस्टम के सामने भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लुई 16 ने राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष खाली पाया। राजकोष के खाली होने के क्या कारण थे। जब लुई 16 का राज तिलक हुआ उस समय क्या था, जो राजकोष था वो पूरी तरह से खाली था। अब क्या कारण रहे होंगे जिनकी वजह से राजकोष खाली था। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ए है जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, इसलिए राजकोष खाली था, ठीक है। दूसरा है ब्रिटेन से अमेरिका के 19 उपनिवेशों को आजाद कराया था। आपको पता ही है कि जो ब्रिटेन था, जिस जैसे हमारे यहाँ शासन कर रहा था वैसे ही अमेरिका में भी शासन कर रहा था। तो अमेरिका से कितने उपनिवेश छुड़वाए थे, 13, ठीक है। कितने उपनिवेश छुड़वाए थे, 13, शायद मैंने गलती से 19 बोल दिया है, 13 उपनिवेश छुड़वाए थे। और जब अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिका में से जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको भगा दिया गया, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने भारत का रुख किया और भारत में अपने जाल फैलाई, है ना। वहां की क्रांति होने के बाद उन्होंने पूरा फोकस कहाँ कर लिया, अपना भारत पर। तीसरा है फ्रांस की दोषपूर्ण कर व्यवस्था, और चौथा है राजा की शान शौकत पर फिजूल खर्ची।
यानी कि राजा अपने महल पर, अपने आप पर और रानी के लिए काफी ज्यादा फिजूल खर्च करता था, उसकी वजह से जो राजकोष था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है 8 का। तो ये सभी सही है, क्योंकि जनसंख्या में दिन पर दिन वृद्धि हो रही थी, तो इसलिए संसाधनों की कमी होती जा रही थी। दूसरा कारण था कि जब ब्रिटेन वहां पर शासन कर रहा था अमेरिका में, तो फ्रांस ने इसको छुड़वाया था, तो फ्रांस को लग रहा था कि मेरा दबदबा हो जाएगा, और जो उस समय ब्रिटेन इतना ज्यादा वृद्धि कर रहा था, विकास उसका हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी। पड़ोसी पड़ोसी से जलते हैं, ये बात तो आपने सुनी होगी। तो ऐसे ही था, फ्रांस भी चाहता था कि मेरा बोलबाला रहे यूरोप में, इंग्लैंड वाले चाह रहे थे मेरा बोलबाला रहे। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वालों को या यानी ब्रिटेन वालों को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका की हेल्प करी और अमेरिका को आजाद करा दिया। ठीक है, और कर व्यवस्था भी बहुत दोषपूर्ण थी। कैसे दोषपूर्ण थी कि केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर देते थे, जो गरीब लोग थे उनको टैक्स देना था, जो अमीर लोग थे उनको टैक्स नहीं देना था। ठीक है, जबकि हमारे देश में अब जो चल रहा है वो उल्टा चल रहा है, कि जो अमीर लोग हैं केवल वो टैक्स देते हैं, गरीब लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, है ना। ये आप लोग जानते ही हैं, और गरीब लोगों को उल्टा सहायता करती है गवर्नमेंट, कुछ कुछ धनराशि भी देती है, और कुछ गवर्नमेंट जो है वो बिजली पानी फ्री देती है, कुछ गवर्नमेंट कुछ धनराशि देती है, और कुछ गवर्नमेंट राशन फ्री में देती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं हमारे देश में आज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 21 जनवरी 1793 यानी कि 1793 में लुई 16 को किस आधार पर मृत्यु दंड दिया गया, यानी कि क्या कारण थे जिनकी वजह से लुई 16 को मृत्यु दंड दिया गया था, गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। ठीक है, रोबेस्पियर के टाइम में। ए है क्रांतिकारियों पर अत्याचार, बी है देशद्रोह, सी है ऑस्ट्रिया की मदद करने पर, और डी है फ्रांस की जनता पर और अधिक कर लगाने पर। तो जो इन पर आरोप लगे थे उस समय राजा पर, लुई 16 पर, तो उन पर आरोप लगा था देशद्रोह का, कि उन्होंने क्या किया है, देश के साथ धोखा किया है, इसलिए उनको मृत्यु दंड दिया जाता है और उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 1793 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रांस में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को 1764 में बंद कर दिया गया। ए है लिब्रे, बी है, ये पाउंड होना चाहिए, पाउंड लिख गया है गलती से, ठीक है, पाउंड, और सी है डॉलर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लिब्रे। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।